नमः संस्कृताय। आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं पंकज दुबे आपको संस्कृत पढ़ाता हूं। संस्कृत पढ़ाने के क्रम में आज हमें आपको संधि के विषय में चर्चा करनी है। संस्कृत में संधि क्या है, उनके कितने भेद हैं और उनके संपूर्ण सिद्धांतों को क्रमवत पढ़ना है, तो आइए हम अवलोकन करते हैं संधि के विषय में। ध्यान दीजिए, आप लोग देखिए संधि। पहले तो आपको जानना यह है संधि किसे कहते हैं, इस संधि की क्या व्युत्पत्ति है। संधि शब्द सम उपसर्ग है, धा धातु है और इसी में की प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, संधि। और इस संधि में अनुस्वार संधि है। कौन सी संधि है, अनुस्वार संधि। किस सूत्र से है, मो अनुस्वार सूत्र से। अगर आपसे पूछा जाए संधि शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, सम उपसर्ग, धातु धा धातु, प्रत्यय की प्रत्यय लगा है। इस संधि का अर्थ क्या होता है। अगर कोई आपसे प्रश्न कर दे, भैया ये बताओ संधि का क्या अर्थ होता है, तो ध्यान देना, संधि का अर्थ होता है जोड़, आबलिक योग। अगर कोई आपसे ये पूछे कि संधि की परिभाषा क्या, संधि का सूत्र क्या है, संधि किस सूत्र से होता है, तो ध्यान दीजिए, संधि विधायक जो सूत्र है वह सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता सूत्र है। अगर आपसे कोई ये प्रश्न कर दे कि संधि विधायक सूत्र क्या है, तो आप क्या बताओगे, परः सन्निकर्षः संहिता। अगर कोई आपसे ये प्रश्न करे संधि के कितने भेद हैं, भेद कितने, तो देखिए जो संधि के जो भेद हैं ये दो प्रकार से हो जाती है। एक भेद तो लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, और दूसरा भेद बाबूराम सक्सेना। देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसके 5 भेद हैं और बाबूराम सक्सेना के अनुसार इसके 3 भेद हैं। आप कहोगे गुरुजी गलत बता रहे हैं। नहीं बच्चों, जब आप सही से लघु सिद्धांत कौमुदी खोलोगे, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंत में लिखा गया है पंच संधि प्रकरण समाप्ताः। 5 प्रकार के संधियों का प्रकरण समाप्त होता है। होता क्या है भी, कैसे 3 भेद हो गए, लोगों ने मानना शुरू कर दिया, उसके विषय में मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए इस डायग्राम से कई प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्रश्न आपका ये बन सकता है, ये बताइए कि संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो सम उपसर्ग है, धा धातु और की प्रत्यय के योग से संधि शब्द बना। संधि शब्द में कौन सी संधि है, अनुस्वार संधि है। किस सूत्र से है, मो अनुस्वार सूत्र से। संधि का क्या अर्थ होता है, संधि का अर्थ योग होता है, संधि का अर्थ जोड़ होता है। संधि का क्या सूत्र है, संधि विधायक सूत्र किस सूत्र से होता है, संधि परः सन्निकर्षः संहिता सूत्र से होता है। आपसे प्रश्न बन जाएगा संधि संज्ञा विधायक सूत्र का क्या नाम है,
तो आप बताना परः सन्निकर्षः संहिता। अगर पूछा जाए संधि के कितने भेद होते हैं तो आप बताओगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 होते हैं, बाबूराम सक्सेना के अनुसार कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब अगला देखिए, आपको ये जानना है कि संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा देखिए याद नहीं की जाती, समझा जाता है। संधि की क्या परिभाषा है? ध्यान दीजिए, देखिए संधि में हमेशा 2 वर्ण होते, एक पूर्व होता है और दूसरा उत्तर होता है। अगर पूर्व वर्ण से संबंधित शब्दांश सार्थक हो, पूर्व वर्ण, पूर्व तथा उत्तर पूर्व वर्ण होता है और उत्तर भी क्या होता है? वर्ण होता है। वर्ण से संबंधी क्या होता है? संबंधी शब्दांश हो, शब्दांश हो। और पूर्व वर्ण से भी संबंधी क्या हो? संबंधी शब्दांश हो। क्या हो? शब्दांश हो। और दोनों के बीच में संहिता हो। संहिता को बच्चों हम समीपता कहते हैं। समीपता को हम निकट कहते हैं, सन्निधि कहते हैं। समीपता हो और दोनों वर्ण मिलने के बाद सार्थक अर्थ दे, सार्थक अर्थ प्रदान करें, तो उसी को हम परः सन्निकर्षः संहिता सूत्र से, परः सन्निकर्षः, परः सन्निकर्षः संहिता से हम उसे क्या कहते हैं? उसी को हम संधि कहते हैं। अब आपके मन में आए गुरुजी संधि की आपने तो बहुत बड़ी परिभाषा बता दिया, संधि किसे कहते हैं? ध्यान दो, संधि में 2 वर्ण होते हैं, पूर्व तथा उत्तर। यदि पूर्व वर्ण से संबंधित शब्दांश और उत्तर वर्ण से संबंधित शब्दांश में संहिता हो, संहिता को समीपता कहते हैं। और दोनों मिलने पर सार्थक अर्थ प्रदान करें, वहीं पर परः सन्निकर्षः संहिता सूत्र से संधि होती है। जो तुम लोग किताबों में लिखा पढ़ते हैं आप लोग, 2 वर्णों के योग को हम संधि कहते हैं, तो 2 वर्ण मिला देने से संधियां नहीं होती। संधियां होने के लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कारण है। जैसे आपको मैं दे दूं, एक शब्द दे दिया, तो अगर आपसे कोई पूछे कि संधि की क्या परिभाषा है, तब आप परिभाषा क्या बताओगे? तब आप परिभाषा बताओगे। अगर कोई पूछे परिभाषा क्या है संधि की, तब आप परिभाषा क्या बताओगे संधि की? आप बताओगे कि संधि में 2 वर्ण होते हैं, संधि में 2 वर्ण होते हैं, वर्ण होते हैं। पूर्व तथा उत्तर। यदि पूर्व वर्ण से संबंधी शब्दांश सार्थक हो और
उत्तर वर्ण से और उत्तर वर्ण से संबंधी शब्दांश सार्थक हो। दोनों के बीच में समीपता हो। मिलने के बाद सार्थक अर्थ प्रदान करें, उसी को परः सन्निकर्षः संहिता सूत्र से संधि कहते हैं। ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए संधि किसे कहते हैं तो आप बताओगे कि संधि में दो वर्ण होते हैं, पूर्व तथा उत्तर। यदि पूर्व वर्ण से संबंधित शब्दांश सार्थक हो और उत्तर वर्ण से संबंधित शब्दांश सार्थक हो, दोनों वर्णों के बीच में समीपता हो तथा दोनों वर्ण मिलने के बाद सार्थक अर्थ प्रदान करें, उसी को परासन्निकर्षः संहिता सूत्र से हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये न जान जाना, आप कहोगे गुरुजी तो बहुत बड़ी परिभाषा बता दी है, क्या जरूरत थी इतनी बड़ी परिभाषा लिखने की कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते? नहीं बच्चों, दो वर्णों के मेल को संधि हम इसलिए नहीं कहते। मैंने इसमें सार्थक क्यों जोड़ा, इसको ध्यान दो। सार्थक क्यों? आपके मन में विचार आएगा गुरुजी आपने सार्थक क्यों जोड़ा। समझो, मैंने सार्थक क्यों जोड़ा। देखिए, जैसे एक शब्द है विश्व प्लस अमित्र, विश्व प्लस अमित्र। अब देखिए, विश्व का अर्थ और अमित्र का अर्थ। विश्व का अर्थ कल्याण होता है और अमित्र का अर्थ शत्रु होता है। और यहां पर देखिए आ है और यहां पर भी आ है, और इन दोनों के बीच में देखने में दीर्घ संधि प्राप्त है, दीर्घ संधि प्राप्त है। लेकिन दोनों मिलने के बाद सार्थक अर्थ नहीं देते, सार्थक अर्थ नहीं देते। जो अर्थ पहले निकल रहा था, जो अर्थ इनका पहले निकल रहा था, विश्व का अर्थ कल्याण, अमित्र का अर्थ शत्रु, विश्व का अर्थ संसार, विश्व का अर्थ संसार, विश्व का अर्थ क्या निकल रहा था? संसार, और अमित्र का अर्थ शत्रु, वह अर्थ अब नहीं निकल रहा है। क्या विश्वामित्र शब्द का प्रयोग संसार के शत्रु के लोक में होता है? नहीं। विश्वामित्र एक नाम है जिनका प्रयोग संसार के शत्रु के रूप में नहीं होता है। यहां पर आ है, यहां पर आ है,
दोनों में दीर्घ संधि प्राप्त है, देखने में लग रहा है, लेकिन यहां संधि नहीं होगी, क्योंकि दोनों शब्द का जो अर्थ यहां है और इसका जो अर्थ है वही अर्थ मिलने पर भी निकले तभी संधियां होती हैं, वरना नहीं होती हैं। इसी कारण से अगर कोई पूछे विश्वामित्र शब्द बना कैसे, इसके लिए मित्रश्चा रसौ सूत्र से, मित्रश्चा रसौ सूत्र से, मित्रश्चा रसौ सूत्र से विश्वामित्र शब्द बन। अब आपके मन में विचार आएगा, गुरुजी ये बताइए ऐसा क्यों किया गया। देखिए जैसे हिमालय है ना, हिम प्लस आलय। देखिए हिम का अर्थ क्या है, बर्फ है, और आलय का अर्थ घर है। मिलने के बाद यहां देखिए आ है और यहां भी बड़ा आ है, दोनों के बीच में संहिता है, यहां दीर्घ संधि हो गई। जो अर्थ पहले निकल रहा था वही अर्थ हिमालय संधि होने पर भी निकल रहा है। इसी कारण से यहां पर क्या होगी, संधि हो जाएगी। हिमालय का भी अर्थ है बर्फ का घर, लेकिन विश्व का अर्थ संसार, अमित्र का अर्थ शत्रु। मिलने पर संधि होने पर क्या विश्वामित्र का अर्थ संसार का शत्रु निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। इसी कारण से विश्वामित्र शब्द में कोई संधि नहीं हुई। इसको बनाने के लिए इन्होंने मित्रश्चा रसो सूत्र बनाया। संधि वहीं पर होती है जो अर्थ पहले दे रहा था वही अर्थ मिलने के बाद भी दे, तभी वहां पर संधि होती है, वरना संधि नहीं होती है। अगला देखिए, एक शब्द है दीनानाथ, और उदाहरण देखिए दीन प्लस अनाथ। अगर अब आपसे पूछे कोई इसमें कौन संधि, देखने में लग रहा है यहां आ है और यहां आ है, कहोगे गुरुजी यहां कौन संधि प्राप्त है, दीर्घ संधि प्राप्त। लेकिन दीनानाथ शब्द का प्रयोग, ये जो दीनानाथ शब्द बनता है, दीनानाथ, इसका प्रयोग विष्णु के लिए होता है। किसके लिए होता है, विष्णु के लिए। यद्यपि दीन का अर्थ क्या है, यद्यपि दीन का अर्थ गरीब है और अनाथ का अर्थ है जिसका कोई स्वामी ना हो, जिसका स्वामी ना हो। क्या जो अर्थ पहले था जिसका कोई स्वामी ना हो, दीन का अर्थ गरीब, क्या वही अर्थ संधि होने के बाद भी मिल रहा है, नहीं। दीनानाथ शब्द का अर्थ होता है विष्णु। भगवान विष्णु का प्रायवाची पढ़े होगे। भगवान विष्णु को विष्णु, नारायण, वैकुंठ, विष्टश्रवा, दामोदर, ऋषिकेश, माधव, स्वयंभू, उपेंद्र, इंद्रवज्र, चक्रपाणी, चतुर्भुज, पद्मनाभ, मधुरिपु, वासुदेव, त्रिविक्रम, बनमाली, बंध्वंसी, कंसारद, दोदक्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसी कारण से दीनानाथ शब्द में भी कोई संधि नहीं हुई, कोई संधि नहीं, कोई संधि नहीं होगी। तब पूछोगे क्या होगी, होगा यहां समास हुआ है, दीनश्चा अनाथ संतप्तः इच्च दीनानाथः, अर्थात
जो गरीबों को क्या करे, पालनहार करे, उसी को हम क्या कहते हैं, दीनानाथ कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले भैया दीनानाथ में कौन संधि है, तो बताना गुरुजी यहाँ पर कोई संधि नहीं होगी। कोई पूछे क्यों नहीं होगी, कहना कि दीन का अर्थ होता है गरीब, अनाथ का अर्थ होता है जिसका कोई स्वामी ना हो। दोनों में संहिता है, ठीक है, अर्थ भी है, लेकिन जो अर्थ पहले दे रहे थे वे अर्थ संधि होने पर नहीं निकल रहा है। क्या अर्थ निकल रहा है, गरीबों का जो स्वामी ना हो, अर्थ यह निकल रहा है भगवान विष्णु, इसी कारण यहां कोई संधि नहीं होगी। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिए, एक उदाहरण है रमानाथ, रमा प्लस अनाथ। ध्यान दीजिए, यहां पर आ है और यहां पर आ है, यहां बड़ा है। अब देखो रमा का अर्थ क्या होता है, रमा का अर्थ लक्ष्मी होता है। रमा का अर्थ क्या होता है, लक्ष्मी। और अनाथ का अर्थ क्या होता है, अनाथ का अर्थ होता है स्वामी ना हो। और जब दोनों शब्द देखिए, यहां दोनों शब्दों में दीर्घ संधि प्राप्त है। कौन संधि प्राप्त है, दीर्घ संधि। मिलने पर शब्द बनता है रमानाथ, और रमानाथ का भी अर्थ होता है विष्णु। अब यहां पर कोई संधि हुआ है, यहां संधि नहीं हुई है, यहां संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो अर्थ रमा का पहले था, रमा को लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी जी को लक्ष्मी, पद्मा, पद्म कमला, हरप्रिया, भार्गवी, क्षीरोत्तनया, रमा नाम से जाना जाता है। अनाथ का अर्थ होता है जिसका कोई स्वामी ना। तो जो अर्थ पहले था लक्ष्मी का जो स्वामी ना हो, यह अर्थ मिलने के बाद नहीं निकल रहा है, बल्कि अर्थ निकल रहा है विष्णु। इस कारण से भी अगर कोई पूछे रमानाथ में कौन संधि है, तो यहां कोई संधि नहीं होगी। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले गुरुजी ये बताओ तो रमानाथ शब्द बना कैसे, तो बता देना इसमें क्या हुआ है, समास हुआ है। रमायाह नाथा इति रमानाथ। इसी कारण से दो वर्णों के मेल को संधि कहना सही नहीं होगा। परितः भाष्यते इति परिभाषा, परिभाषा वही बताओ जो हर जगह घटित हो, उसी को हम परिभाषा कहते हैं। इसी कारण से कभी ये मत बताना कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये बताना संधि में दो वर्ण होते, पूर्व तथा उत्तर। यदि पूर्व वर्ण से संबंधित शब्दांश सार्थक हो और उत्तर वर्ण से संबंधित शब्दांश सार्थक हो, दोनों शब्द मिलने पर वही अर्थ दें जो पहले अर्थ दे रहे, तो वहीं पर परासन्निकर्षः संहिता सूत्र से संधि होती है, हर जगह संधि नहीं होती। अब मैंने एक चीज आपको बताया, संधि के भेद। मैंने क्या बताया, संधि के भेद। अगर आपसे कोई पूछे संधि के कितने भेद हैं, तो आप बताना। देखो मैंने एक बताया लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, लघु सिद्धांत किसके अनुसार बताया, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, कौमुदी के अनुसार। देखिए हुआ क्या, जब
स्वर प्लस स्वर वर्ण मिला तो उसी का नाम क्या बना? स्वर संधि। क्या बना? स्वर संधि बना। देखिए, जब स्वर प्लस स्वर वर्ण मिला लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, उसे क्या कहा गया? उस संधि को प्रकृत भाव कहा गया, प्रकृत भाव कहा गया। नंबर 3, होता क्या है जब व्यंजन प्लस व्यंजन वर्ण मिले, व्यंजन प्लस क्या मिल गए? व्यंजन वर्ण मिला तो संधि को क्या कहा गया? व्यंजन संधि कहा गया। जब व्यंजन प्लस स्वर वर्ण मिल गए तो उस संधि को लघु सिद्धांत में सत्व संधि कहा। जब विसर्ग के बाद व्यंजन आबलिक स्वर वर्ण आया तो उस संधि को विसर्ग संधि कहा, विसर्ग संधि कहा। यही संधि के लघु सिद्धांत में 5 भेद थे। लेकिन बाबूराम सक्सेना ने किया क्या? बाबूराम सक्सेना ने किया क्या? कोई भी भाषा हो, प्रत्येक भाषाएं कठिनता से सरलता की तरफ। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ये जो स्वर प्लस स्वर मिल रहे हैं इस कारण से उन्होंने जो स्वर संधि के साथ प्रकृत भाव को मिला दिया। किसको मिला दिया? प्रकृत भाव को स्वर संधि में मिला। और उन्होंने व्यंजन संधि में ही सत्व संधि को मिला दिया। किस संधि को मिला दिया? सत्व संधि। और विसर्ग संधि को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। इस प्रकार से इसके कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। लेकिन आपको 3 भेद ही जानना है। ये सारे विषय तो संस्कृत के विद्वानों के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर संधि में किसे मिला दिया गया तो आप बताना प्रकृत भाव को। व्यंजन संधि में किस संधि को मिला दिया गया तो आप बताना सत्व संधि को। और विसर्ग के विसर्ग। यही 3 भेद आजकल प्रचलन में है, चल रहे हैं। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी जब पढ़ोगी, ओरिजिनल लघु सिद्धांत कौमुदी, तो उसमें लिखा गया है पंच संधि प्रकरण समाप्ता। 5 प्रकार के संधियों का प्रकरण समाप्ता होता है। पंच संधि प्रकरण समाप्ता। तो जब स्वर और स्वर वर्ण मिले तो उसे स्वर संधि, जब व्यंजन और व्यंजन वर्ण मिला तो उसे व्यंजन संधि, जब स्वर और स्वर मिले लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उसी संधि को हमने क्या बता दिया? प्रकृत भाव संधि। जब व्यंजन के बाद स्वर वर्ण मिला तो उसका नाम क्या बन गया? सत्व संधि। उसे क्या कहा जाने लगा? सत्व संधि। जब विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर आए तो उस संधि को हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। कभी कभी इससे प्रश्न पूछ लेता। अगर पूछा लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार
संधि के कितने भेद हैं? तो इसके 5 भेद हैं। बाबूराम सक्सेना के अनुसार कितने भेद हैं? 3 भेद। अगर पूछा जब स्वर और स्वर मिलते हैं तब कौन संधि होती है? स्वर संधि। स्वर और स्वर मिले कोई परिवर्तन ना हो तो उस संधि को हम क्या कहते हैं? प्रकृत भाव संधि। जब व्यंजन प्लस व्यंजन वर्ण मिले तो उस संधि को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। लेकिन जब व्यंजन प्लस स्वर वर्ण मिले तो उसे हम सत्व संधि कहते हैं। जब विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर शब्द आ जाए तो उस संधि को हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि स्वर संधि में किस संधि को मिला दिया गया? प्रकृत भाव को। व्यंजन में किसे मिला दिया गया? सत्व को। तो आपसे प्रश्न ये बनते हैं, ध्यान देना। अगर ऑप्शन में कभी कभी 3 नहीं दिया है संधि के भेद होते हैं 5, 6, 7, 8, तो बता देना 5 भेद होते हैं। अगर ऑप्शन में 5 और 3 दोनों दिया है तो बच्चों महाजनोयन गतो सपंथाः, तुम लोग टेट के हो, तब बता देना 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। यदि कभी कोई विद्वान उठा के प्रश्न पूछ ले, ये बताओ स्वर संधि में किस संधि को मिला दिया, तो बता देना प्रकृत भाव को। व्यंजन संधि में किसे मिला दिया गया? बता देना सत्व संधि को। तो आज मैंने आपको संधि के भेद को पढ़ाया। ये भेद आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पुनः अब हम संधि से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको बताऊंगा। पुनः एक एक संधि के भेदों को बहुत सुव्यवस्थित ढंग से समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, ट्रिक बताऊंगा और इसके तदुपरांत प्रश्न भी करवाऊंगा। प्रत्येक टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैं प्रश्न की एक प्रकृति बता देता हूँ। प्रकृति से तात्पर्य स्वभाव से। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वो प्रश्न कोई भी हो सकते हैं, लेकिन नियम वही लागू होगा जो बताया हूं, उसके अलावा कोई नियम लागू नहीं होगा। उदाहरण वही आएगा जो मैं लिखाऊंगा, दूसरा उदाहरण भी नहीं आएगा, देख लेना। इसलिए आज यहीं तक। नमः संस्कृताय। धन्यवाद। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस RBS क्लासेस द परीक्षा गुरु का जो YouTube चैनल है मित्रों, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। द RBS क्लासेस परीक्षा गुरु का जो चैनल है, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।